हेलो एवरीवन। तो जैसा आप जानते हैं कि हम रिवीजन कर रहे हैं टॉपिक वाइज, ठीक है, और हम केमिस्ट्री की रिवीजन कर रहे हैं यहाँ पे। और केमिस्ट्री में हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कवर कर चुके हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जितने भी टाइप ऑफ क्वेश्चंस थे वो हमने देख लिए हैं, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हम देख चुके हैं और टॉपिक वाइज देख चुके हैं कि इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। और मैंने आपको बोला था कि कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। उसके अलावा आपको करना है प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, ताकि पेपर तक बिल्कुल आप परफेक्ट हो जाओ, ठीक है। तो अभी जो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारे इस सिलेबस पे आने वाला सेकंड चैप्टर जो है वो है केमिकल काइनेटिक्स। इलेक्ट्रो के बाद जो आ रहा है वो केमिकल काइनेटिक्स आ रहा है। तो आज हम केमिकल काइनेटिक्स ही करेंगे। तो हम केमिकल काइनेटिक्स डिस्कस करने वाले हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रो में न्यूमेरिकल आता है और वो न्यूमेरिकल बहुत ही ईजी आता है, इतना मुश्किल नहीं आता है न्यूमेरिकल। उसी तरीके से जो केमिकल काइनेटिक्स है, इससे भी जो चीज़ आती है ना वो न्यूमेरिकल वगैरह, वो बहुत इजी आता है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है, इजी सा क्वेश्चन होता है, उसमें भी इतना कुछ भी बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है। और इसमें ये अच्छा है कि पूरा चैप्टर आप देखोगे एनसीईआरटी में बहुत बड़ा बड़ा लिख के रखा है चैप्टर में, इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें दे रखी हैं, एक्सप्लेनेशन दे रखा है। लेकिन आपके जो काम की चीज़ें हैं वो ज़्यादातर सिर्फ फॉर्मूलेज है, और वो फॉर्मूलेज की डेरिवेशन वगैरह जो हैं वो सब नहीं आती हैं। वो सब जल्दी से इतना सा कोई भी नहीं पूछता है कि आप डिराइव करके दिखाओ इंटीग्रेटेड रेट लॉ या फिर कुछ भी। तो मेन जो है वो है आपका फॉर्मूला, कि आपका वो फॉर्मूला क्या है, और उसके बाद फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। तो आज हम जो कुछ करेंगे, आज हम इंपॉर्टेंट यही ऐसे ही पॉइंट्स डिस्कस करेंगे केमिकल काइनेटिक्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो हम स्टार्टिंग करते हैं केमिकल काइनेटिक्स की। चैप्टर की स्टार्टिंग कहाँ से? चैप्टर की स्टार्टिंग है आपकी रेट से। और रेट का मतलब किसी भी चीज़ में अगर मैं रेट निकालना चाह रही हूँ तो रेट मेरा हमेशा विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है, हमेशा विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है। और ऊपर जो भी चीज़ जिसके भी रिस्पेक्ट में, जिस भी चीज़ का रिस्पेक्ट में देख रही हूँ, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे केमिकल काइनेटिक्स की बात कर रही हूँ, मैं रिएक्शंस की बात कर रही हूँ, तो वहाँ पे कंसंट्रेशन की बात होती है। यानी कि अगर यहाँ पे बात करूँगी तो यहाँ पे चेंज इन कंसंट्रेशन आएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो ये हमारा रेट है, तो ये बेसिक सा है रेट का। अब इस रेट को हमको जो लिखना है वो लिखना है रिएक्शन की फॉर्म में, ठीक है। तो पहले एक जनरल रिएक्शन देख ले हम कि रिएक्शन जनरल है, ये रिएक्टेंट एक साइड आ जाएगा और प्रोडक्ट एक साइड आ जाएगा। अब यहाँ पे कितने भी रिएक्टेंट हो सकते हैं, कितने भी प्रोडक्ट बन सकते हैं। तो हम एक एवरेज निकाल लेते हैं कि इसको लिखने कैसे रेट को। तो उसके लिए हम डेल्टा आर लिखेंगे अपॉन में डी टी। डेल्टा की जगह हम डी लिखते हैं, डी आर बाई डी टी, और ये होगा डी पी बाई डी टी। अब यहाँ पे जो चीज़ है यहाँ पे माइनस आएगा। अब ऐसा इसलिए हुआ है, अब यही हमारा क्या है, डिफरेंशियल रेट लॉ बोलेंगे हम इसे, कि इसमें क्या कर रहे हैं इसमें हम इसी चीज़ को एक तरीके से रेट के फॉर्म में लिख के दिखा रहे हैं, जिसमें R इज़ रिएक्टेंट एंड P इज़ प्रोडक्ट। अब ये इक्वल इसलिए है क्योंकि जितना रिएक्टेंट हटेगा उतना ही प्रोडक्ट बनेगा। तो जितना भी हमारा रिएक्टेंट हट रहा है उतना प्रोडक्ट बन रहा है, तो वो इक्वल आएगा। और दूसरा, क्योंकि रिएक्टेंट डिक्रीज कर रहा है तो इसलिए यहाँ माइनस साइन आया है, और क्योंकि प्रोडक्ट ऐसा नहीं होता है, प्रोडक्ट बन रहा है तो इसलिए वहाँ पॉजिटिव साइन है। तो ये हो गया हमारा डिफरेंशियल वाला। अब यहाँ पे आती है फिर रेट लॉ। तो इसी को अगर मैं इसको फर्दर थोड़ा इसको रिएक्टेंट प्रोडक्ट को एक इक्वेशन के फॉर्म में लिख के दिखाऊं, तो इक्वेशन के फॉर्म में सपोज मैं एक छोटी सी इक्वेशन ले लूँ, ये NH3। अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूँ, अगर मैं इक्वेशन लेके देखती हूँ तो अभी हमने जो देखा उसमें कोई भी स्टिशियोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं है, तो हमने नॉर्मल ऐसे लिख दिया। लेकिन यहाँ पर है, यहाँ पर मेरा स्टिशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, यहाँ पे 3 है इसके आगे। तो जब भी इस तरीके की बात आएगी तब हमारा ये 3 क्या हो जाएगा, ये 1/3 हो जाएगा, 1/3 माइनस ये dH2/dt, ये हो जाएगा, ये नीचे चला जाएगा। जब भी कोई हमारा स्टिशियोमेट्रिक कोफिशिएंट आएगा वो इस तरीके से नीचे चला जाएगा। अब यहाँ पे तो 1 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। अब इसके बाद जो हम डिफरेंशियल को हम एक तरीके से रेट लॉ के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, अब यहाँ पे देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये सब के बाद कि इसको हम एक ऐसे तरीके से लिख सकते हैं कि डी आर बाई डी टी को हम लिख सकते हैं कि अब अगर मेरा यहाँ पे कोई भी ए और बी ये मेरे रिएक्टेंट्स हैं, ठीक है। अगर मैं इसकी जनरल फॉर्म लिखूँ तो इस तरीके से ए और बी इज गिविंग प्रोडक्ट्स, तो ये लिख सकती हूँ मैं, जहाँ पर ये के मेरा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। लॉ का था हमारा कि ये जो है मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके कंसंट्रेशन के, प्रोडक्ट के, रिएक्टेंट के, लेकिन मैंने प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा के डायरेक्टली इक्वल टू साइन और के लगा दिया है, क्योंकि आपको जो याद रखना है, आपको ये याद रखना है
ये आपके काम का है, इससे आपके न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं और इस हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, ठीक है। तो ये आपके काम का है, ये इक्वेशन जो आपकी रेट लॉ की इक्वेशन है, जो भी रिएक्शन है उसकी इक्वेशन आ गई। अब यहाँ पे रिएक्टेंट कुछ भी हो सकते हैं, हमने रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन लिख दिया, स्क्वायर ब्रैकेट इज कॉन्सेंट्रेशन, और ये है मेरा कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आया है ये, K इज़ कांस्टेंट, और इसके बाद A और B मेरी कंसंट्रेशन है। अब A और B की कंसंट्रेशन में अब यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि पावर भी है कुछ, मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है, तो जनरली हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है, उस पर कुछ भी नहीं है तो वो पावर 1 मानी जाती है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे हम यहाँ पे x और y थोड़े थोड़े कोफिशिएंट लेंगे। अब ये x y ना ये कोफिशिएंट नहीं है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ हम रेट की बात कर रहे हैं, और रेट में कभी भी ऐसा नहीं होता है कि ये हमारी रिएक्शन पे डायरेक्टली, यहाँ देखा मैंने A और B, यहाँ पे आगे 1 यहाँ पे आगे 1, तो यहाँ डायरेक्टली 1 1 हो गया। और जैसे हम किस में इक्विलिब्रियम वगैरह में करते थे कि अगर आगे कोफिशिएंट है तो पावर में चला जाता था, ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो ये चीज़ें हैं ना, ये मेरा ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन बताती हैं, ठीक है। वो हम आगे देखेंगे कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या है, ठीक है। तो आपको बेसिकली ये याद रखना है, ये इक्वेशन याद रखनी है रेट लॉ की, कि अगर किसी भी चीज़ में रेट लॉ की इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन दे दी रेट लॉ की पूछेंगे तो ये हमको इक्वेशन लिखनी है, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर मैं लिखूंगी N2 तो A की जगह N2 आ गया, B की जगह H2 आ गया। इस तरीके से हमारी रेट लॉ की इक्वेशन आ जाती है। अब यहाँ पे क्योंकि K कांस्टेंट है, और K कांस्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, निकालने के लिए यही आता है, K कांस्टेंट ही आपका निकालने के लिए आता है, और इसके यूनिट भी इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ तक में आपका जो इम्पॉर्टेंट चीज़ निकल के आई है वही है डिफरेंशियल रेट लॉ, उसके अलावा इतना कुछ खास चीज़ नहीं है इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, रेट लॉ से आगे बढ़ते हैं। रेट लॉ से आगे बढ़ने में जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, तो नेक्स्ट जो चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। अब ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन में क्या चीज़ है, अब यहाँ देखो, यहाँ पर x और y मैंने आपको बताया, ठीक है। अब इसी रेट लॉ के आधार पे हम ऑर्डर लिखेंगे। तो अब यहाँ पे हम ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं, ऑर्डर क्या है हमारा, ठीक है। तो इसी रिएक्शन से हम देखते हैं, जनरल रिएक्शन लेते हैं हम, ये NH3 वाली रिएक्शन हम हटा देते हैं। तो अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ के बाद हमको क्या देखना है, तो मैंने आपको बताया ये इंपॉर्टेंट है, इसकी जगह हम ऐसे रेट भी लिख सकते हैं, और एक कांस्टेंट है रेट कांस्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। बस अब हमको यहाँ से आगे बढ़ना है, तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, एक तो ऊपर की पावर है जो मैंने आपको बताया ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है, ठीक है, और दूसरा मैंने बताया रेट कांस्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है। तो रेट कांस्टेंट में क्या इंपॉर्टेंट है, इसकी यूनिट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम सिर्फ इसकी यूनिट देख के पता लगा सकते हैं कि ये ऑर्डर फर्स्ट है, ऑर्डर सेकेंड है, ऑर्डर थर्ड है, ठीक है। तो यूनिट, पहले इस यूनिट का जनरल फॉर्मूला देख लेते हैं। तो K का इसकी जो यूनिट है, इसका एक जनरल फॉर्मूला है, उसका जनरल फॉर्मूला है आपका मोल्स पर लीटर, ये होता है हमारा मोल्स पर लीटर कंसंट्रेशन का 1 - n और टाइम इनवर्स, ये है आपका जनरल इसका फॉर्मूला, ठीक है। ये आप जनरल फॉर्मूला मैंने इसलिए बोला है क्योंकि यहाँ से आप K को किसी भी ऑर्डर में जाके निकाल सकते हो, 0 फर्स्ट सेकेंड थर्ड किसी भी ऑर्डर में आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो, ठीक है। यहाँ से आप K की यूनिट निकाल सकते हो, और K की यूनिट निकालते ही आपको पता चल जाएगा कि हाँ K की यूनिट ये है, दैट मीन्स दिस इज फर्स्ट ऑर्डर, दिस इज सेकेंड ऑर्डर, दिस इज थर्ड ऑर्डर। अब इसके बाद हम देखते हैं K की यूनिट के बाद अब इसको लगाना कैसे है, तो उससे पहले हम एक टेबल सी बना के देखते हैं कि ऑर्डर, पहले तो हम देखते हैं ऑर्डर क्या होगा, फिर उस ऑर्डर के आधार पे हमारा यूनिट क्या आएगी। तो यूजुअली तो ये 0 फर्स्ट सेकेंड थर्ड काफ़ी आगे जाता है, लेकिन आपको जो मेन याद रखना है, आपको सिर्फ 0 और 1 याद रखना है, ठीक है, सिर्फ 0 और 1। तो अब यहाँ पे मेरे को पता चल रहा है कि जो मेरा कंसंट्रेशन है इस पर भी मेरी डिपेंडेंसी है, ठीक है। तो अब ऑर्डर किस पे डिपेंडेंट करता है, x और y पे, यानी कि ऑर्डर की वैल्यू हमारी x और y पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। अब हमको क्या क्या करना है, हमको फर्स्ट ऑर्डर निकालना है सबसे पहले। तो अब मेरे को फर्स्ट ऑर्डर और रिएक्शन निकालनी है, स्टार्टिंग में तो 0 ऑर्डर से करते हैं, हमको 0 ऑर्डर निकालना है, यानी कि मुझे ऑर्डर क्या बनाना है, मुझे ऑर्डर 0 बनाना है। जब मेरे को 0 ऑर्डर बनाना है, डैट मीन्स मेरा x कितना होगा और y कितना होगा, x और y, ये कुछ होगा ही नहीं, तभी तो 0 आएगा। 0 ऑर्डर मतलब 0, कुछ भी नहीं, यानी कि इसकी पावर भी 0, इसकी पावर भी 0, नथिंग, हमको चाहिए ही नहीं। यानी कि जब मेरी ऑर्डर 0 है, अब 0 ऑर्डर का मतलब है कि मेरा जो रेट है, मैंने आपको बताया ये रेट है, ये आपका रेट है, यानी कि 0 ऑर्डर का मतलब जो मेरा रेट है,
वो डायरेक्टली डिपेंड करता है मेरा रेट कांस्टेंट पे। यहाँ पे मेरा कंसंट्रेशन में कोई डिपेंडेंसी नहीं है, तो वो मेरा जीरो ऑर्डर हो गया। अब जीरो ऑर्डर के मतलब यहाँ पे मेरा n की वैल्यू, ये n मेरा ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है। तो जब मैं n की वैल्यू 0 पुट करूँगी तो ऑब्वियसली ये क्या आ जाएगा, मोल्स पर लीटर, 1 माइनस n इज़ 1, और इसके बाद टाइम इनवर्स, यानी कि क्या आ जाएगा, मोल्स लीटर इनवर्स और टाइम इनवर्स। अब यहाँ पे मैं टाइम इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि टाइम की यूनिट ना हर बार चेंज होती रहती है। वो डिपेंड करता है कि आपका टाइम की यूनिट क्या है। टाइम आपका सेकंड में है तो सेकंड इनवर्स, मिनट में है तो मिनट इनवर्स, आवर में है तो आवर इनवर्स। उस पर डिपेंड करता है मेरा टाइम, कि मेरा टाइम किस पे है। टाइम अगर सेकंड में है तो मैं हर जगह सेकंड इनवर्स लिखती जाऊँगी। अगर टाइम मेरा डे में पूछा है तो डे इनवर्स, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपका टाइम का डिपेंड करता है, इसलिए वहाँ हर जगह टाइम इनवर्स लिखा हुआ है। अब यहाँ पे जीरो ऑर्डर हो गया, यानी कि जीरो ऑर्डर से मैं क्या देख सकती हूँ कि मेरा जो रेट है वो जीरो होने के बाद ये इंडिपेंडेंट हो जाएगा किसके, कंसंट्रेशन के। तो आपको ये याद रखना है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जो मेरा रेट है वो मेरा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। अब आगे बढ़ते हैं फर्स्ट ऑर्डर पे। जब मैं फर्स्ट ऑर्डर पे जाती हूँ, फर्स्ट ऑर्डर में से आइदर x शुड बी 1 और y शुड बी 1, ये हो सकता है एक तो केस, या तो ये होगा y 0 या x 0 y 1, ये एक केस हो सकता है दोनों में। अगर मेरे दो रिएक्टेंट है, एक रिएक्टेंट है तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, उसके लिए तो x1 या फिर y1 जो भी होगा वो एक पे डिपेंड करेगा। लेकिन अगर रिएक्टेंट दो हैं तो या तो मेरा x1 या मेरा y1, या फिर ये भी हो सकता है कि x और y दोनों हाफ हाफ हो जाएं, ये भी एक केस हो सकता है। क्योंकि आपका ऑर्डर क्या है, आपका ऑर्डर है x प्लस वाई, x प्लस वाई, ये आपका ऑर्डर है। तो यानी कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे अगर मैं तीनों केस देखूँ, फर्स्ट केस में y पे डिपेंडेंसी जीरो है, यानी कि y जो भी मेरा y है, y मेरे b के साथ है तो b की कंसंट्रेशन पे कोई डिपेंडेंट नहीं कर रहा। फर्स्ट x जीरो है, x है तो a पे कोई डिपेंड नहीं कर रहा है रेट, और अगर दोनों हाफ हाफ है तो दोनों हाफ हाफ डिपेंड कर रहा है। तो यानी कि ये मेरा है ऑर्डर जब मेरा 1 है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लिखते ही मेरा यहाँ पावर जाएगी, तो मोल्स पर लीटर है, यहाँ पे 1 माइनस n 1 है तो 1 माइनस 1 इज 0, और टाइम इनवर्स, यानी कि ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा खत्म, पावर 0 इज 1, ये हो जाएगा टाइम इनवर्स। यानी कि जब मेरी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आएगी तो मेरे k यानी रेट कांस्टेंट की जो यूनिट होगी वो टाइम इनवर्स होगी, सेकंड है तो सेकंड इनवर्स। अब इससे क्या होता है कि अगर मेरे को कोई भी वैल्यू दी हुई है, अगर मेरे को बोला है रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन इज गिवन 2.345 जो भी दिया है सेकंड इनवर्स, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, इस तरीके से अगर कुछ क्वेश्चन आता है तो मेरे को सिर्फ यूनिट देखनी है, k की यूनिट देखी, k की यूनिट देखते ही मैंने लगा लिया टाइम इनवर्स है, सेकंड इनवर्स है और कुछ भी नहीं है उसमें तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। मोल्स पर लीटर है, टाइम इनवर्स है तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। वहीं से मैं पता लगा सकती हूँ कि मेरा ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या है, ठीक है। और ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन हमेशा एक्सपेरिमेंटली आता है, ये कभी भी हम मैनुअली कैलकुलेट नहीं करते, ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है, ये एक्सपेरिमेंटल आता है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। इसके अलावा क्या होता है, एक होती है मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ द रिएक्शन। मॉलिक्यूलैरिटी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी मैंने जब पीछे NH3 वाली रिएक्शन लिखी थी, मॉलिक्यूलैरिटी मतलब कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो वहाँ से हम पता लगा सकते हैं कि हाँ भाई एक है या दो है या तीन है, कितने रिएक्टेंट्स हैं, वहाँ से हम इजीली पता लगा सकते हैं मॉलिक्यूलैरिटी, ठीक है। लेकिन ऑर्डर हमारे हमेशा एक्सपेरिमेंटल रहता है, जो भी हम एक्सपेरिमेंट करेंगे उसके बाद हम ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन निकालेंगे। और इस टाइप के क्वेश्चंस भी हैं, आपके बुक में भी हैं, एग्जाम्पल्स भी हैं काफ़ी सारे, जिसमें आपको एक्सपेरिमेंटल डेटा दे देते हैं और बोलते हैं ऑर्डर निकालो। तो ये हो गया हमारा रेट का फर्स्ट चीज़, रेट कांस्टेंट, उसकी यूनिट, ऑर्डर, यूनिट, ठीक है। यहाँ से हमारा फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर उसकी यूनिट आ गई है। तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे आपका ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे से आना चाहिए कि आपके k की यूनिट क्या होगी, ऑर्डर क्या होगा और ये सब क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा रेट है, तो इसके बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट चीज़ है रेट के बाद, अब क्योंकि हमने ऑलरेडी रेट डिस्कस कर लिया, ऑर्डर्स वगैरह डिस्कस कर लिया, तो इतने डेटा के बाद जो हम नेक्स्ट करेंगे, हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी आप इतना ही देखो कि ये क्या है। और रेट कांस्टेंट मैंने आपको बताया काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली डिपेंडेंट कर रहा है रेट कांस्टेंट हमारा रेट पे, ये बढ़ेगा रेट बढ़ेगा, ये घटेगा रेट घटेगा, तो डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है। इसकी वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। और इसकी यूनिट्स भी इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर भी इंपॉर्टेंट है,
और इसका जब आप कैलकुलेशन करोगे तब आपको पता चल जाएगा कि कैसे हम ऑर्डर निकालते हैं, ठीक है। इसके बाद जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, तब तक आप इतना ही रेट का प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो अभी क्योंकि रिवीजन चल रही है तो कोई भी वीडियो मिस मत कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जैसे ही आपके पास वीडियो आए, जैसी वीडियो अपलोड हो वैसे ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है। और प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।